Hello guys, welcome back to my channel Dentistry and Tip. And today our topic is Pitt and Fisher sealant. पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के अंदर हम इसको पढ़ेंगे. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे तो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है, बाकी इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको हम किस तरह अप्लाई कर देंगे पिट एंड फिशर सीलेंट्स का पिट और फिशर एरियाज़ में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. और जो पिट एंड फिशर सीलेंट मतलब जो सीलेंट्स हैं वो कंपोजिट से कैसे अलग हैं. नॉर्मली क्या है, जिस तरह हम सीलेंट जो अप्लाई करते हैं वो हम नॉर्मली टूथ सरफेस पे पिट एंड फिशर्स के ऊपर लेयर अप्लाई करते हैं, लेकिन कंपोजिट के अंदर हम कैविटी प्रिपेयर जो होती है उसमें फिलिंग करते हैं. यहाँ पे हम कोई इन कैविटी फॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम किसी टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं कर रहे, ऊपर एक लेयर अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन टूथ स्ट्रक्चर को हमें रिमूव भी करना पड़ सकता है, एक्सटेंशन भी करनी पड़ सकती है, लेकिन वो कुछ केसेस में है. नॉर्मली हम लेयर अप्लाई करते हैं और कंपोजिट की हम टूथ सरफेस को रिमूव करके कैविटी फॉर्म बना के वहाँ पे फिलिंग करते हैं कंपोजिट की. तो हम बात करने वाले हैं पिट एंड फिशर सीलेंट्स की हिस्ट्री की बात करेंगे स्टार्टिंग में, कि हिस्ट्री में कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू ईयर्स कैसे कैसे अपडेट्स और इम्प्रूवमेंट्स आए, किस तरह पिट एंड फिशर सीलेंट्स में कौन कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया. हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट पिट एंड फिशर सीलेंट स्टार्ट पिट एंड फिशर्स को प्रोटेक्ट करने का जो अटेम्प्ट स्टार्ट फ्रॉम 20th सेंचुरी. 1905 में एप्लीकेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बाय मिलर पिट एंड फिशर को प्रोटेक्ट करने के लिए. 1923 में हयात पब्लिश टर्म प्रोफाइलेक्टिक एडोंटोमी. प्रोफाइलेक्टिक ओडोंटोमी मीन्स कि वी आर रिमूविंग द टूथ स्ट्रक्चर. कहाँ से? पिट एंड फिशर एरिया में हम क्या कर रहे हैं, वो जो पिट एंड फिशर जो डीप पिट एंड फिशर है, वी आर रिमूविंग द डीप पिट एंड फिशर स्ट्रक्चर एंड मेकिंग देम सैलो और सेल्फ क्लिनजेबल विद द हेल्प ऑफ अप्लाइंग पिट एंड फिशर सीलेंट्स. वी आर डीप पिट एंड फिशर जो हमारे डीप पिट एंड फिशर्स है उसमें हम पिट एंड फिशर सीलेंट्स अप्लाई कर रहे हैं. और प्रोफाइलेक्टिक ओडोंटोमी में ऐसे ही करते हैं हम, या फिर यहाँ पे जो मटेरियल था वो अलग इस्तेमाल किया था. तो कहने का मतलब है डीप पिट एंड फिशर्स जो हैं उनको सेल्फ क्लीन बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल करना, वो प्रोफाइलेक्टिक ओडोंटोमी में. एज टीथ इरप्ट फिल्ड द फिशर विद सिल्वर और कॉपर ऑक्सीफॉस्फेट सीमेंट, देन ऑन फुल इरप्शन प्रिपेयरिंग कैविटी फिल्ड विद. इरप्शन के टाइम पे हमने ये यूज़ किया एंड आफ्टर फुल इरप्शन हमने सिल्वर अमलगम यूज़ किया. 1929 बोर्डेकर सजेस्ट फिशर इरेडिकेशन यानी वाइडनिंग ऑफ फिशर टू इरेडिकेट द डीप फिशर्स. 1955 बोवेनकोर मेथड ऑफ एडहेरिंग रेजिन्स अप्लाइड करने का. 1962 में बोवेन डेवलप बिस GMA. दिस इज द रेजिन टाइप ऑफ रेजिन यूज इन डेंटल सीलेंट्स और कंपोजिट्स. बोवेनकोर ने मेथड ऑफ एडहेरिंग रेजिन्स बताया. बोवेन ने डेवलप किया बिस GMA, दैट इज द रेजिन यूज इन डेंटल सीलेंट्स एंड कंपोजिट्स. नेक्स्ट हम बात करने वाले कि जो फिशर सीलेंट्स एक्चुअली है क्या. अमेरिकन यूरोपियन आर्चिव्स ऑफ पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री अकॉर्डिंग फिशर इज अ मटीरियल, जो फिशर सीलेंट्स है इट इज़ अ मटीरियल दैट प्लेज इन पिट एंड फिशर्स ऑफ टूथ एंड प्रिवेंट और अरेस्ट डेवलपमेंट ऑफ डेंटल कैरीज. एक्चुअली हम जो सीलेंट्स अप्लाई करते हैं, हमने जो कंपोजिट्स अप्लाई करते हैं वो हम नॉर्मली कैविटी मतलब डेवलप्ड कंडीशन के अंडर वर्क कर रहे हैं हम उसमें, कि मतलब कैरीज हो चुकी है, उस केस में हमने कंपोजिट की फिलिंग करी कैरीज को रिमूव करके, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में. लेकिन पिट एंड फिशर सीलेंट्स अप्लाई कर रहे हैं हम फॉर फ्यूचर प्रिवेंशन, फ्यूचरिस्टिक किसी कैरीज की प्रिवेंशन के लिए हम पिट एंड फिशर सीलेंट्स अप्लाई करते थे उन डीप पिट एंड फिशर्स एरियाज में जहाँ पर सेल्फ क्लिनजिंग पॉसिबल नहीं है. तो बात करते हैं पिट एंड फिशर्स की. नॉर्मली जैसे ये टूथ स्ट्रक्चर है, टूथ स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कस्पल एरिया है, तो कस्प के बीच में यहाँ पे जिस तरह मार्जिनल रिज है, ठीक है, कस्प के बीच में और रिज के बीच में जो एरिया दैट इज फिशर एंड जहाँ पे डेवलपमेंटल ग्रुप्स मीट कर रहे हैं वो है हमारे पिट्स, यानी जंक्शन ऑफ डेवलपमेंटल ग्रुप्स पे, अलग अलग ग्रुप्स के जंक्शन पे जो पिन पॉइंट डिप्रेशन बनेंगे दैट इज पिट्स. अब फिशर्स के टाइप हैं वी टाइप, यू टाइप, आई टाइप. जो वी टाइप और यू टाइप है दीज फिशर्स आर सैलो एंड दीज आर वाइड. अब शैलो है, सेल्फ क्लींजिंग पॉसिबल है, तो कैरीज रेजिस्टेंट होंगे. अब इनमें कोई नॉन इन्वेजिव टेक्निक ही रिकमेंड करेंगे हम, नॉन इन्वेजिव डायरेक्ट लेयर अप्लाई कर देंगे.
आई टाइप जो फिशर्स हैं, दीज आर डीप नैरो फिशर्स, कैरी ससेप्टिबल फिशर्स हैं एंड रिक्वायर इन्वेजिव टेक्निक। अगर वहाँ पे कैरीज की हमें प्रिवेंशन करनी है तो इन्वेजिव टेक्निक भी यूज हो सकती है वहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें कि पिट एंड फिशर सीलेंट्स जो है उसके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जिस तरह वी टाइप, यू टाइप, आई टाइप था, ये कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सीलेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर हम बात करें सरफेस डायग्नोसिस की, तो सरफेस डायग्नोसिस में हमको अगर कैरियस टूथ प्रेजेंट है, कैरियस टूथ है, क्लिनिकल कंसिडरेशन क्या है कि हम ऑक्लूजल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं और किस सिचुएशन में हम सील क्रिएट, डू सील, डू नॉट सील, यानी इंडिकेटेड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर कैरियस पिट एंड फिशर है तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, डू नॉट सील। इफ पिट एंड फिशर आर सेपरेटेड बाय ट्रांसवर्सेस, अ साउंड पिट और फिशर मे बी सील्ड। Pit and fissures are separated by transverse ridge, sound pit or fissure may be sealed. This is the indicated condition. Occlusal clinical consideration में questionable, यानी questionable form किस तरीके से कि वहाँ पे doubt है, मे बी वहाँ पे मैं कि वहाँ पे क्या status है surface का, status of proximal surface। अगर status of proximal surface कब indicated है, sound है, normal है, तो हम indicated है, carriers form में indicated नहीं है। नेक्स्ट जनरल कैरीज एक्टिविटी मैनी ओक्लूजल लीजन्स और फ्यू प्रोक्सिमल लीजन्स के केस में, लेकिन मैनी प्रोक्सिमल लीजन्स के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड स्ट्रक्चर, सरफेस डायग्नोसिस, साउंड ऑक्लूजल मॉर्फोलॉजी में बात करें हम, डीप नैरो पिट एंड फिशर्स है, सब कुछ नॉर्मल है, टूथ स्ट्रक्चर नॉर्मल है, ऑक्लूजल हमने देखा, लेकिन पिट एंड फिशर डीप है तो उस केस में यूज़ करेंगे। ब्रॉड पिट एंड फिशर से फिर यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर टूथ एज रिसेंटली इरप्टेड टूथ है तो करेंगे। टीथ कैरीज फ्री फॉर लेस मोर देन और इक्वल टू 4 ईयर तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। स्टेटस ऑफ प्रॉक्सिमल सरफेस, अगर साउंड है तो यूज़ करेंगे, कैरियस में हम नहीं पिट एंड फिशर सीलेंट्स यूज़ करेंगे। तो मोस्टली हमें एक चीज़ पता चली कि हम कैरियस जो है उसमें हम पिट एंड फिशर सीलेंट यूज़ नहीं कर रहे मोस्टली, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स के थ्रू यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिन बेस्ड सीलेंट्स की। रेजिन बेस्ड सीलेंट्स में फर्स्ट जो है वो रेजिन बेस्ड सीलेंट्स आर बॉन्डेड टू इनेमल बाय यूज ऑफ एसिड इचिंग टेक्निक। एसिड इचिंग टेक्निक हम इसकी आगे चल के स्टेप बाय स्टेप भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सीलेंट्स के टाइप। अब रेजिन बेस्ड सीलेंट का टाइप है, रेजिन बेस्ड सीलेंट इनिशिएट बाय केमिकल लाइट, ठीक है, बेस्ड ऑन क्योरिंग मेथड। कौन कौन से सीलेंट्स हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो रेजिन बेस्ड सीलेंट्स हैं, दीज सीलेंट्स पॉलीमराइज्ड बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज and it is of no longer used. Next is second generation resin based sealant. These are self cured और chemical cured. हम इसमें क्या करेंगे, टर्सरी अमाइन और एक एक्टिवेटर को मिक्स कर देंगे एनोदर कंपोनेंट के साथ, जिससे एक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा और रिएक्शन इनिशिएट होगी, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा। इस सेकंड जनरेशन रेजिन बेस्ड सीलेंट के अंदर जो सेटिंग टाइम है दैट इज लॉन्गर 1 to 2 मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन रेजिन बेस्ड सीलेंट, दैट इज विजिबल लाइट पॉलीमराइजिंग सीलेंट, जिसकी पॉलीमराइजेशन विजिबल लाइट की वजह से होगी। यहाँ पे फोटो इनिशिएटर्स एक्टिवेट होंगे जो कि सीलेंट मटेरियल में प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पे सेटिंग टाइम है 10 to 20 सेकेंड, सेटिंग टाइम रिड्यूस हो गया थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा विजिबल लाइट पॉलीमराइजिंग उसमें हमने फ्लोराइड को ऐड कर दिया, फ्लोराइड रिलीजिंग पार्टिकल्स को, बन गया फोर्थ जनरेशन। लेकिन ये फ्लोराइड लॉन्ग टर्म तक रिलीज नहीं करेगा, ये इसकी डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बेस्ड रेजिन बेस्ड सीलेंट के जो टाइप थे बेस्ड ऑन क्योरिंग मेथड पढ़ लिया, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फिलर हम पढ़ेंगे, फिल्ड और अनफिल्ड रेजिन सीलेंट्स। फिल्ड वो चीज़ में फिलर पार्टिकल प्रेजेंस है, अब फिलर पार्टिकल प्रेजेंस है तो यहाँ पे जो हमारी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होगी सीलेंट्स की वो कम होगी, ठीक है, लेकिन अनफिल्ड में फिलर पार्टिकल है ही नहीं तो यहाँ पे क्या विस्कोसिटी लो है एंड दे हैव मोर पेनिट्रेशन एबिलिटी, एंड ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन
and greater penetration fissures, they have better retention on the tooth surface. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसल्यूसेंसी. ट्रांसल्यूसेंसी के बेस पे जो रेजिन बेस्ड सीलेंस के टाइप है वो ओपेक और ट्रांसपेरेंट. ओपेक जो वाइट और टूथ कलर्ड है, एंड ट्रांसपेरेंट्स आर क्लियर पिंक एंड एम्बर कलर्स. अब अगर हम बात करें, हमने रेजिन बेस्ड सीलेंट्स पढ़ लिए अलग अलग टाइप में, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए मोस्ट सूटेबल जो चॉइस है रेजिन बेस्ड सीलेंट्स की वो कौन सी हो सकती है, हमने क्योरिंग के बेस पे पढ़ा, फिर हमने फिलर के बेस पे पढ़ा और ट्रांसलूसेंसी के बेस पे पढ़ा. तो इन सबको मिला के जो मोस्ट सूटेबल चॉइस है वो है लाइट पॉलीमराइजिंग अनफिल्ड ओपेक सीलेंट. हमें रेजिन का यूज़ करना चाहिए, यानी लाइट पॉलीमराइजिंग अनफिल्ड ओपेक रेजिन बेस्ड सीलेंट, दैट इज मोस्ट सूटेबल चॉइस. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लास आइनोमर सीलेंट्स की. ग्लास आइनोमर सीलेंट बॉन्ड बाय केमिकल बॉन्ड बनाएंगे एनामेल डेंटिन के साथ. रिएक्शन कहाँ होगी, पाउडर लिक्विड, पॉलीएक्राइक एसिड सॉल्यूशन लिक्विड, पाउडर ग्लास पाउडर, फ्लोरो एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास पाउडर. ठीक है, अब दो टाइप है इसके, कन्वेंशनल जीआईसी एंड रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर सीलेंट्स. ठीक है, कन्वेंशनल में क्या है, लो विस्कोसिटी और हाई विस्कोसिटी, दो टाइप है, फ्यूजी 3, फ्यूजी 7. अब फ्यूजी 3 पहले यूज़ करते थे लो विस्कोसिटी में, लेकिन लो विस्कोसिटी का ये एक फ्यूजी 7 है जो फ्यूजी 3 का इम्प्रूव्ड वर्जन है. नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रूव इन विच सेंस इट इज इम्प्रूव इन ड्यू टू रिलीजिंग मोर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड एज कम्पेयर टू फ्यूजी 3. हाई विस्कोसिटी में कीटैक मोलर इजीमिक्स एंड फ्यूजी 9, ये दो हैं, कीटैक मोलर इजीमिक्स एंड फ्यूजी 9. These are using in ART. ART में हम यूज़ कर सकते हैं ART सीलेंट एंड ART रिस्टोरेटिव मटेरियल होते हैं जिस तरह. तो ART सीलेंट्स के हम इस ART सीलेंट्स की तरह हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे यूज़ करेंगे हाई विस्कोसिटी ग्लास आइनोमर सीलेंट्स ऑन पिट एंड फिशर यूजिंग फिंगर प्रेस टेक्निक्स. अगर हम बात करें रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर की, तो इसमें क्या है, ग्लास के अंदर रेजिन इनकॉर्पोरेट हो गया है. ठीक है, रेजिन इनकॉर्पोरेट इन ग्लास. Setting reaction start by photoactivation of resin component, less sensitive to water and longer working time as compared to conventional GI. अब ये कंपैरिजन कन्वेंशनल जीआई के साथ हो गया इसका, कि इसकी सेंसिटिविटी भी वाटर के लिए लेस है, लेस सेंसिटिविटी टू वाटर एंड लॉन्गर वर्किंग टाइम. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉली एसिड मॉडिफाइड रेजिन बेस्ड सीलेंट्स. पॉली एसिड मॉडिफाइड रेजिन बेस्ड सीलेंट में क्या है कि हमने क्या किया, जो हमारे रेजिन बेस्ड कंपोजिट पॉली एसिड मॉडिफाइड रेजिन बेस्ड कंपोजिट मटेरियल ऑल्सो रेफर्ड एज कॉम्पोमर्स, हमने क्या किया, जो हमारे विजिबल लाइट पॉलीमराइज रेजिन बेस्ड सीलेंट्स थे उनके साथ हमने फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ जीआई सीलेंट्स मिक्स कर दिया. ठीक है, मतलब ये भी है, मतलब इनके अंदर क्या है, वो नॉर्मल विजिबल लाइट पोलराइजिंग रेजिन बेस्ड सीलेंट की प्रॉपर्टी भी है और फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी भी है जो जीआई सीलेंट की है. इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है. बेटर एडेशन प्रॉपर्टी टू इनेमल एंड डेंटिन एंड इज लेस वाटर सॉल्युबल कंपेयर टू जीआई सीलेंट. ठीक है, लेस टेक्निक सेंसिटिव कंपेयर टू रेजिन बेस्ड सीलेंट. तो दोनों की प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर. चॉइस बिटवीन रेजिन बेस्ड एंड ग्लास आइनोमर sealant based on accuracy of moisture control, as resins are most durable but in moisture difficulty GIC is used. नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक फॉर प्लेसमेंट ऑफ सीलेंट. किस तरह हम सीलेंट प्लेस करेंगे. फर्स्ट, टाइम टू सील. टाइम ऑफ सीलेंट प्लेसमेंट डिलेड अंटिल टीथ आर फुल्ली erupted unless हाई कैरीज एक्टिविटीज प्रेजेंट. मोस्टली हम डिले करते हैं कब तक कि भाई ठीक है टूथ पूरा इरप्ट हो जाएगा तभी हम सीलेंट अप्लाई करेंगे, क्योंकि पूरा टूथ सरफेस आ जाएगा. तो टूथ सरफेस जितना ओरल कैविटी के अंदर टूथ एक्सपोज होगा इतना ही कैरीज एक्टिविटी ओरल कैविटी के अंदर इंक्रीज होगी. नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम देखेंगे सील के लिए. नेक्स्ट, पॉलिश द टूथ सरफेस. अगर पूरा टूथ है, रिमूव ब्लैक डेब्रिज फ्रॉम पिट एंड फिशर्स एरिया बिकॉज दीज डेब्रिज और प्रेजेंट इन द पिट एंड फिशर्स एरिया interfere with the etching process and sealant penetration. obviously जो हम एचिंग करेंगे वहाँ पे हम जो एसिड डालेंगे तो सीलेंट की पेनिट्रेशन को रोकेगा, क्योंकि एचिंग से क्या होगा, माइक्रोपोर्स क्रिएट होंगे, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा सरफेस पे. तो पॉलिशिंग कैरिड आउट बाय प्रोफाइलेक्सिस कप एंड प्यूमाइस. नेक्स्ट, आइसोलेट एंड ड्राई द टूथ सरफेस.
मॉइस्चर आइसोलेशन तो एक क्रिटिकल स्टेप है सीलेंट एप्लीकेशन में। हमने एचिंग करी इनेमल की, स्लैवरी प्रोटीन्स की वजह से एक्सपोज हो गया, कंटेमिनेशन हो गया, दोबारा रीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम रबर डैम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे प्रॉपर आइसोलेशन के लिए। नेक्स्ट है एसिड इचिंग। एसिड इचिंग हमने क्या किया, पहले टाइम टू सील, फर्स्ट स्टेप टाइम टू सील था, नेक्स्ट स्टेप पॉलिशिंग था, यानी हमने डेब्रिज को रिमूव किया, उसके बाद आइसोलेट किया, आइसोलेशन के बाद हम एसिड इचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, जो बियोनोकोर ने यूज़ किया था स्टार्टिंग में 1955 में, जब उसने 85% कंसनट्रेशन यूज़ की थी, जो कि आज के टाइम में ये कंसनट्रेशन रिड्यूस होके 35 to 37% हो गई है। और जो टाइम है उस टाइम 60 सेकेंड था, अब 20 सेकेंड तक रिड्यूस हो गया है। एसिड इचिंग में टू प्रोड्यूस अनकंटेमिनेटेड ड्राई फ्रॉस्टी सरफेस, रिमूव ऑर्गेनिक मटेरियल डैमेज, क्रिएट माइक्रोपोर्स इनटू मोनोमर कैन पेनिट्रेट। एसिड इचिंग का काम यही है। नेक्स्ट है वॉशिंग एंड ड्राइंग। अब हमने एसिड इचिंग कर दी, अब हमारा काम है कि उसको रिंस करें और ड्राई करें सरफेस को। 30 सेकंड के लिए रिंस करेंगे, ड्राई फॉर 15 सेकंड, ड्राइड अंटिल कैरेक्टरिस्टिक चॉकी वाइट एनेमल फ्रॉस्टी अपीयरेंस टूथ सरफेस का, जिस जगह हमने किया है काम। उसके बाद आइसोलेट एंड ड्राई द टूथ, मॉइस्चर कंटेमिनेशन एट दिस स्टेज इज कॉमन फेलियर ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट 7 इज बॉन्डिंग एजेंट। अब हम बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करेंगे। एसिड इचिंग किया, बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई कर दिया, बॉन्डिंग लेयर अप्लाई कर दी बिटवीन द इनेमल एंड सीलेंट। सीलेंट हम बाद में, पहले बॉन्डिंग लेयर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग लेयर का काम क्या है, यहाँ पे हम बॉन्डिंग एजेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। बॉन्डिंग लेयर रिड्यूस करेगी माइक्रो लीकेज इन है फ्लो ऑफ रेजिन इनटू फिशर्स, जो माइक्रो लीकेज उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, टोटल 8 जनरेशन है बॉन्डिंग एजेंट्स की। 8th जनरेशन इज करेक्टराइज्ड बाय द नैनोफ्लर्स प्रेजेंट है इनकॉर्पोरेट है एडहेसिव कंपोजिशन के अंदर। इसमें एक वर्ड है सिलेक्टिव एनिमल एचिंग। अब हम सिलेक्टिव एनिमल एचिंग जो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी वो 2011 में, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्टिव एनिमल एचिंग यानी हम एनिमल को ही एच कर रहे हैं, क्योंकि डेंटिन के एचिंग करने से पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी, और क्योंकि डेंटिंग में कोलेजन होता है वो कोलैप्स कर जाता है, तो ये सब केस देखने की वजह से सेलेक्टिव एनिमल एचिंग को प्रेफरेंस दी, और इसके अंदर हम सिलेक्टिवली एनिमल को एच करेंगे। अब बॉन्डिंग एजेंट्स की वजह से पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी और रिटेंशन रेट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बॉन्डिंग एजेंट्स की वजह से पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी, रिटेंशन रेट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलेंट प्लेसमेंट एंड इवेल्युएशन। अब हमने बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई कर दिया, हम सीलेंट को अप्लाई कर देंगे। सीलेंट मटेरियल अप्लाइड ऑन द टूथ एंड आफ्टर क्योरिंग शुड एग्जामिन द वॉइड एनी बबल। ठीक है, सीलेंट रिटेंशन चेक बाय एक्सप्लोरर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेक ऑक्लूजन। चेक ऑक्लूजल हाई पॉइंट्स। अब हमने सीलेंट्स अप्लाई कर दिया, ऑक्लूजल हाई पॉइंट अगर है तो हम उसको चेक करेंगे। एंड फिल्ड सीलेंट रिक्वायर मोर एडजस्टमेंट देन अनफिल्ड, इसमें लिखा हुआ है। फॉलो अप में अगर हम बात करें, फिर पेशेंट को फॉलो अप पे रखेंगे। और जो नॉर्मल सीलेंट जो लॉस है वो जो होता है वो 5 to 10% पर ईयर एवरेज सीलेंट लॉस का रेट है। पिट एंड फिशर सीलेंट्स को क्या चाहिए, गुड मॉइस्चर कंट्रोल चाहिए भाई। यहाँ तक 10 स्टेप पूरे हो गए। अब हम देख रहे हैं कि भाई पिट एंड फिशर सीलेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई प्रॉपर गुड मॉइस्चर कंट्रोल होना चाहिए, क्लीन सरफेस होना चाहिए, एप्रोप्रिएट इचिंग एंड ड्राइंग टाइम होना चाहिए, चेकिंग एनी ऑक्लूजन इंटरफेरेंसेस। ठीक है, यहाँ तक स्टेप्स हो गए, टाइप ऑफ सीलेंट्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग सीलेंट रिटेंशन। सीलेंट रिटेंशन को किस तरह फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कि भाई किस टाइप का सीलेंट है। पहला फैक्टर है टाइप ऑफ सीलेंट, हम यूज़ कौन सा कर रहे हैं। जो रेजिन बेस्ड हमारे जो सीलेंट्स हैं उनकी बेटर रिटेंशन है एज कम्पेयर टू जीआई बेस्ड सीलेंट्स। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ टीथ इन माउथ, किस टीथ पे बात कर रहे हैं। मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ में बेटर रिटेंशन होता है एज कम्पेयर टू मैक्सिलरी आर्च। थर्ड पॉइंट है क्लिनिकल स्किल ऑफ ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर पर स्किल ज़्यादा वो बेटर रिटेंशन प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ऑफ चाइल्ड, जो हमारी यंगर चिल्ड्रंस होते हैं उनमें रिटेंशन कॉम्प्रोमाइज होता है ड्यू टू डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग ड्राई फील्ड, क्योंकि चाइल्ड कोऑपरेटिव्स नहीं होते इतने।
Eruption status of teeth. Sealant placed on molars early in eruption require replacement within 3 years. इरप्शन स्टेटस अब नॉर्मल डेसिडोस टीथ है, उसके बाद परमानेंट टीथ आ गया, तो रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है हमें ड्यू टू इरप्शन स्टेटस ऑफ टूथ। नेक्स्ट रिटेंशन रेट। अब हमने बात करी अलग अलग सीलेंट मटेरियल्स की, तो अगर हमने जब बात की थी क्योरिंग के बेस पे रेजिन बेस्ड सीलेंट्स की, और फिर जीआई की, और फिर रेजिन मिक्स था जो थर्ड टाइप, जिसमें जीआई की फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी जीआईसी की थी और साथ में लाइट पॉलीमराइजिंग रेजिन बेस्ड सीलेंट था। तो इसमें अलग अलग टाइप है, सारे टाइप्स हैं। तो अब किसकी रिटेंशन रेट ज़्यादा? सबसे ज़्यादा है लाइट पॉलीमराइजिंग सीलेंट्स का, फिर है फ्लोराइड रिलीजिंग, फिर ऑटो पॉलीमराइजिंग, सेल्फ क्योर, फिर यूवी लाइट पॉलीमराइजिंग, और कॉम्पोमर्स और जीआईसी बेस्ड, ये सब आते हैं। और इनकी परसेंटेज रखी 83.8, 69.9, 64.7, 19.3। लाइट पॉलीमराइजिंग रेजिन बेस्ड सीलेंट्स आर फास्टर, लेस एरर क्लिनिकल एप्लीकेशन। Sealant considered to be more cost effective if used with children at high risk of caries and teeth susceptible to caries. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक प्रिवेंटिव रेजिन रिस्टोरेशन एक टॉपिक और है इसके अंदर, PRR। तो PRR में क्या है कि प्रिवेंटिव रेजिन रिस्टोरेशन, इसका मतलब ये है कि वी आर डूइंग एक्सटेंशन फॉर प्रिवेंशन, यानी वी आर डूइंग कन्वेंशनल कंजर्वेटिव अप्रोच, कि वी आर डूइंग नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ यूज ऑफ ऑक्लूजल सीलेंट्स, वी आर डूइंग इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ या फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैरीज in 3 type of preventive resin restoration based on extent and depth of carious lesions are used. Simonson 1978 में क्लासिफाइड किया टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए, द पिट एंड फिशर्स कैरीज लिमिटेड टू इनेमल ओनली, इन के अंदर एल इज नॉट यूज्ड, 1/4 और हाफ स्लो स्पीड राउंड पर यूज, सीलेंट इज प्लेस्ड। टाइप बी, incipient lesion in dentin that is small and confined, no LA is used, and appropriate base is placed in areas of dentin exposure, composite resin placed pit and fissures cover with sealant. Type C, more extensive dentinal involvement require restoration with posterior composite material. Appropriate base is placed over dentin. Pit and fissure cover with sealants. LA is required. तो ये सब है प्रिवेंटिव रेजिन रिस्टोरेशन, यानी रेजिन का जो हम यूज़ है वो किस तरह यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कैरीज के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है, एंड आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो में से आपको ये सब समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को शेयर करो। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।